हे हाय, माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो कि 35 हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट। विच ब्लड वेसल्स आर बेस्ट सुटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पल्स रेट। पल्स रेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स बेस्ट होती हैं जिससे कि हम पल्स रेट असेस कर सकते हैं। सुपरफिशियल डीप आर्टरीज, सुपरफिशियल वेंस या फिर सुपरफिशियल डीप वेंस। डीप आर्टरीज या सुपरफिशियल या फिर सुपरफिशियल वेंस या डीप वेंस। तो सुपरफिशियल आर्टरीज इसके लिए बेस्ट होती हैं और इस इसके लिए 5 मेन तरीके की जो होती हैं पल्स रेट को हम पैल्पेट कर सकते हैं। 5 साइट होती हैं: रेडियल, कैरोटिड, टेम्पोरल, फीमोरल एंड पॉप्लिटियल पल्सेस। यहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। रेडियल पल्स जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट एरिया है जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं रेडियल का। एंड अपाइकल पल्स जो है वो एपेक्स ऑफ द हार्ट के लिए मोस्ट एक्यूरेट बताती है एंड इसको डिटरमाइन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, अपाइकल पल्स के लिए ये अपाइकल पल्स हार्ट के लिए बेस्ट है आपका। इसको किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप से। जनरली जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग लेते हैं, कहाँ की लेते हैं? रेडियल पल्स लेते हैं और सुपरफिशियल आर्टरीज से पल्स ली जाती है। ठीक है। डिसीजेज दैट रिक्वायर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इंक्लूड। डिसीजेज इनमें से कौन सा जिसमें रिक्वायर होता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, मतलब कि उसको छूने से बचना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस कुछ लेने हैं। तो कौन सी डिसीजेज हैं? MRSA, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल या फिर TB। तो MRSA का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉज करता है कोलाइटिस। एंड आपका TB ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जिसमें ज़रूरी होता है वो क्या होता है? MRSA एंड कोलाइटिस के लिए। TB में आपको एयर प्रिकॉशन, ये एयर बॉर्न है तो आपको मास्क वगैरह लगाने रहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये ARRT गाइडलाइन से रिगार्डिंग है जो कि इंडिया में फॉलो नहीं होता है, बट इफ़ एनीवन ट्राइंग फॉर फॉरेन तो फिर ये देख सकते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस दैट कुड प्रिवेंट ए रेडियोग्राफी स्टूडेंट तो फ्रॉम मीटिंग ARRT, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग समझ लो। रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक रेडियोग्राफी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फेलिंग 1 और मोर कोर्सेज इन द रेडियोग्राफी प्रोग्राम, बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम ए रेडियोग्राफी प्रोग्राम, बीइंग डिसमिस्ड एक्सपेल्ड फ्रॉम ए रेडियोग्राफी प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी सर्कमस्टेंस से कुड प्रिवेंट ए रेडियोग्राफी स्टूडेंट फ्रॉम मीटिंग, जिससे उन प्रिवेंट करना चाहिए जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हो पाए। तो इसके लिए आपका प्रिवेंट करना चाहिए बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम ए रेडियोग्राफी प्रोग्राम। अगर सस्पेंड हुए होंगे तो आपको दिक्कत होगी। एंड बीइंग डिसमिस्ड या एक्सपेल्ड होंगे तो भी दिक्कत होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3। फेलिंग 1 और मोर कोर्सेज से आपका क्या होगा? उसका रिपीट एग्ज़ाम देंगे एंड आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंड या एक्सपेल्ड हो रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है। फॉर मेडिको लीगल रीजन्स, MLC रीजन्स जो रेडियोग्राफिक इमेजेस होती हैं रिक्वायर करती इंक्लूड करती ऑल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। तो जो MLC का हम लोग एक्सरेज करते हैं या रेडियोग्राफ लेते हैं तो उसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? तो पेशेंट का नेम या फिर आइडेंटिफिकेशन ये रहता है। पेशेंट की बर्थ डेट नहीं होती है कभी भी एक्सरेज में, तो ये आपका एक्सेप्ट पूछा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। राइट या लेफ्ट मार्कर होना ही चाहिए जनरली भी एक्सरेज में। एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? होता है, जो होता है पेशेंट्स बर्थ डेट। ठीक है। एंड नाउ ए रेडियोग्राफर हु डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल
पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ। आपने किसी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड बंदे को बता दी तो वो आपका किस चीज़ का गिल्टी आपको माना जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। लाइबल, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, स्लैंडर या फिर डिफेमेशन। तो इसमें आप इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के उसमें जाएंगे, बिकॉज आपने पेशेंट की प्राइवेसी में दिक्कत की है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कभी भी किसी दूसरे बंदे से शेयर नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन इज़ वन कॉज्ड बाय। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सो आइट्रोजेनिक का मतलब होता है इन्फेक्शन जो कि एक फिजिशियन के द्वारा आपको लगा हो। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, उनको आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो फिजिशियन इंटरवेंशन, ब्लड बॉर्न, कीमोथेरेपी या इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन आपका किससे होगा? तो ये होगा आपका फिजिशियन इंटरवेंशन से जो होते हैं वो, ठीक है। एंड ए वैसोमोटर इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड आफ्टर injection of a contrast agent is characterized by all of the following symptoms except। वैसोमीटर इफेक्ट है जो एक्सपीरियंस करते हैं एक पेशेंट को, एक कंट्रास्ट इंजेक्शन लगा है उसके बाद, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या नहीं होगा ये पूछा गया। एक्सेप्ट, बाकी सिम्टम्स तो होंगे बट एक नहीं होगा, नाउजिया, सिनकफ, हाइपोटेंशन या फिर एंग्जाइटी। तो अगर इंजेक्शन दिया गया है, वैसोमोटर इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसमें आपको नौजिया, सिनकफ, एंग्जाइटी फील होगा, लेकिन हाइपोटेंशन नहीं होगा। सो एक्सेप्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द बिलो इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। तो इनमें से कौन सा है फर्स्ट स्टेप लिया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में, ये पूछा गया है। तो ये है आपका वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी। कैसे पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपको उसका नाम चेक करना है, आईडी चेक करनी है, एज चेक करनी, क्योंकि कई बार सेम नेम के कई पेशेंट्स आते हैं। तो नेम, एज, आइडेंटिटी, एक UHID नंबर जो कि होता है इंडिया में सभी जगह, वो चेक करना है। तो इससे आपको पेशेंट की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। उसके बाद आपको हिस्ट्री लेनी है एंड पेशेंट को असिस्टेंस बाद में प्रोवाइड करनी है। यूज अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल भी, मतलब वो अलग चीज़ है। सबसे पहले आपको पेशेंट को वेरीफाई करना है कि करेक्ट पेशेंट का कर रहे हैं, क्योंकि सेम नेम के अलग अलग पेशेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग दिक्कत हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज टू ट्रीट डिसरिथमियास। डिसरिथमिया क्या होता है? आपका ये एबनॉर्मल जो हार्ट रेट है उसको डिसरिथमिया कहते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी आपकी ड्रग यूज़ होती है ये पूछा गया है। तो इसके लिए यूज होती है आपकी लिडोकेन। लिडोकेन यूज होती है। लिडोकेन को और क्या बोलते हैं? इसको जाइलोकेन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन है, इसको किस लिए यूज करते हैं? इसको ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज करते हैं। इपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोलते हैं, इसको किस तौर पे यूज करते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज करते हैं। एंड ये आपका जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये कैसे यूज होता है, या फिर वेरापेमिल। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन एंड वेरापेमिल दोनों वैसोडाइलेटर हैं। कैसे हैं? वैसोडाइलेटर हैं, वैसोडाइलेटर हैं। तो वैसोडाइलेटर्स परमिट करते हैं, ये मतलब ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका रिलैक्स हो जाती हैं वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो नाइट्रोग्लिसरीन एंड वेरापेमिल आपके दोनों हैं वैसोडाइलेटर। एंड एड्रेनालिन यानी कि एफिनेफ्रिन है, ब्रोंकोडाइलेटर है, इसको स्प्रे कर सकते हैं
एंड जिससे कि आपका एस्थमा वगैरह में आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ ए पोर्टल एंट्री इन द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड। एग्जाम्पल्स पूछ रहा है पोर्टल ऑफ एंट्री का इन द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, तो क्या इंक्लूड करता है, ब्रेक इन द स्किन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो आपका पोर्टल एंट्री के साइकिल के इन्फेक्शन मतलब स्किन में इन्फेक्शन आ रहा है, कौन कौन से रूट से आ सकता है ये पूछा गया है। तो इसमें ब्रेक इन द स्किन होगा तो इससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, म्यूकस नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन से भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 एंड ऑल। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट्स फॉर रेडियोग्राफिक demonstration of the spinal canal is performed by which of the following parental routes। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट एजेंट होता है रेडियोग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए स्पाइनल रूट से वो परफॉर्म किया जाता है, किस पैरेंटल रूट से। तो स्पाइन से जैसे हम लोग करते हैं माइलोग्राफी, तो उसमें हम किस रूट से आपका कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करते हैं ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये आपका किस रूट से इंजेक्ट करते हैं, इंट्राथिकल रूट से इंजेक्ट करते हैं। एंड जो पैरेंटल रूट होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के, ये डाइजेस्टिव रूट को बाईपास करके जाते हैं, उस इसी वजह से इसको बोलते हैं पैरेंटल रूट, ठीक है। एंड जो सबक्यूटेनियस होता है इसका मतलब होता है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे जो हम लोग देते हैं। इंट्रावेनस वेंस में जो देते हैं उसको इंट्रावेनस बोलते हैं। एंड इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में देते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड सब अराक्नॉइड स्पेस जो कि होता है आपका इंट्राथिकल, इंट्राथिकल को आप बोलते हैं सब अराक्नॉइड स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी द रेडियोग्राफर कैन हेल्प टू एलिविएट पेशेंट एंग्जाइटी इन द फॉलोइंग वेज। किन तरीक़ों से पेशेंट जैसे आया है किसी प्रोसीजर के लिए तो उसको आप कैसे उसकी एंग्जाइटी को शांत कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। सो केयरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, अवॉइडिंग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट्स। तो आपको केयरफुल एक्सप्लेन भी करना है, अवॉइड करना है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स नहीं यूज करने हैं, पेशेंट को नहीं समझ आएंगे, लिसन करेंगे, ध्यान पूर्वक पेशेंट को सुनेंगे। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड से क्या ट्रांसमिट किया होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये है आपके क्या ट्रांसमिट होते हैं, HBV एड्स एंड TB। तो आपके HBV एंड एड्स होते हैं, TB तो आपका इन्फेक्टेड ये एयर बॉर्न इन्फेक्शन है ना, ब्लड बॉर्न नहीं है, ठीक है। एंड द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू करेक्ट एन इनइफेक्चुअल कार्डियक रिदम इज ए। तो कार्डियक रिदम जो आपकी इनइफेक्टिव मतलब स्लो डाउन हो गई है तो उसको सही करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका डिफिब्रिलेटर। क्या यूज करते हैं, डिफिब्रिलेटर। आपने मूवीज़ में देखा होगा, उसको चार्ज देते हैं एंड फिर वो एकदम से चेस्ट पे वो करता है, करंट देता है ना, तो वो इसी वजह से, ठीक है। अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉल कंटेनर होल्डिंग सेवरल डोजेज ऑफ मेडिकेशन इज टर्म्ड एज। एक आपका स्मॉल कंटेनर है जिसमें सेवरल डोजेज ऑफ मेडिकेशन है, एक डोज नहीं है, सेवरल डोजेज हैं, तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वायल। एक वायल होता है उसमें कई डोजेस होती हैं, ठीक है। You have encountered a person who is apparently unconscious and unresponsive. There is no rise and fall of chest. You can hear no breath sounds. You should first. एक पर्सन है जो अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव है,
कोई चेस्ट राइज एंड फॉल नहीं हो रहा है एंड नो ब्रीथ भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये BLS का पेशेंट है, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट इसमें देना पड़ेगा आपको। तो अभी कैसे हम लोग करेंगे ये आपको बताना है। तो बिगिन माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग गिविंग टू फुल ब्रेथ्स, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। हेलमेट मैनुअर नहीं करेंगे स्टार्ट। बिगिन विथ 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन एट रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट, तो ये आप करेंगे। एंड बिगिन विथ 5 ये नहीं, ये आपका BLS का नॉर्मली पूछना चाह रहा है क्या है। सो आपको 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं एट रेट ऑफ 100 कंप्रेशंस पर मिनट के हिसाब से उसको देने हैं। एंड इन क्लासीफाइंग IV कंट्रास्ट एजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ वाटर डिफाइंस, तो जब IV कंट्रास्ट देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ वाटर क्या डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है आपको ऑस्मोलैलिटी को, ठीक है। एंड कंट्रास्ट जिसमें लो ऑस्मोलैलिटी होती है वो कैसे होते हैं, आपको कम टॉक्सिक होते हैं टिश्यू के लिए, जबकि हाई ऑस्मोलैलिटी वाले हाई टॉक्सिक होते हैं। ए पेशेंट हु इज़ वार्म फ्लस्ड फेवरिस इज सेड टू बी, एक पेशेंट जो कि वार्म है फ्लस्ड एंड फेवरिस है तो उसको क्या कहेंगे, तो पेशेंट को फेब्राइल, फेब्राइल का दूसरा मतलब होता है फीवर, ठीक है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कल्चर्स कैन हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ लुकिंग डायरेक्टली इनटू समवन्स आइज, तो आप किसी की आंखों में मतलब डायरेक्ट देखेंगे तो जो कल्चर्स अलग अलग होते हैं तो वो गलत समझ सकता है। यूज ऑफ सर्टेन गेस्चर, आप किसी टाइप का गेस्चर दे रहे हैं बट वो लोग सही नहीं समझ रहे, तो ये भी हो सकता है। स्टैंडिंग टू क्लोज वाइल स्पीकिंग टू अनदर, तो आपका वाइल स्पीकिंग टू अनदर, तो ये भी हो सकता है टू क्लोज, कई लोग गलत समझ सकते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कल्चर्स हो सकता है। एंड द लीगल डॉक्ट्राइन रेस स्पा लोक्यूटर मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एक आपका वर्ड है जो कि यूज होता है एक लीगल डॉक्ट्राइन के तौर पे, तो इसका क्या मतलब है ये पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अगर कुछ चीज़ है कुछ हुआ है तो वो चीज़ अपने बारे में खुद वो मतलब बोलती है, जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है। सो सम proteins in latex can produce mild to severe allergic reactions. Medical equipment that could contain latex include, कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं लेटेक्स में वो प्रोड्यूस करती हैं माइल्ड टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ होते हैं इक्विपमेंट जिनमें लेटेक्स होता है, तो वो कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स हैं ये पूछ रहे हैं। तो एयरवेज में, एनिमा टिप्स में, कैथेटर्स में, तो आपके इन सभी में लेटेक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर इमेजिंग सर्विसेज फॉर हॉस्पिटल पेशेंट्स जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इमेजिंग सर्विसेज हॉस्पिटल पेशेंट की जो होती है जनरली क्या इंक्लूड करती है, पेशेंट नेम और आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोड ऑफ ट्रैवल टू इमेजिंग डिपार्टमेंट, नेम ऑफ रेफरिंग फिजिशियन, तो इसमें क्या क्या होगा आपका ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो होगा वो तीनों चीज़ें होगी, पेशेंट नेम होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, मोड ऑफ ट्रैवल टू इमेजिंग डिपार्टमेंट होगा एंड नेम ऑफ रेफरिंग फिजिशियन भी होना चाहिए। एंड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इंट्रावेनसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन जो आपको IV के थ्रू दिया जा रहा है एक टाइम पीरियड में, तो इसको क्या बोलते हैं, ये ICU वगैरह में यूज होता है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ICU में अगर आपने पोर्टेबल एक्सरे करने के देखा होगा इन्फ्यूज़न चल रहा है पेशेंट को, तो ये वही है। द लीगल डॉक्यूमेंट और इंडिविजुअल ऑथराइज्ड टू मेक एन इंडिविजुअल्स हेल्थ केयर डिसीजन शुड द
इंडिविजुअल बी अनेबल टू मेक देम फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज द, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है इंडिविजुअल अथराइज्ड का टू मेक एन इंडिविजुअल्स हेल्थ केयर डिसीजन शुड द इंडिविजुअल बी अनेबल टू मेक देम हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव होता है या लिविंग विल होती है या फिर हेल्थ केयर प्रॉक्सी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो एडवांस हेल्थ केयर डायरेक्टिव भी होती है, लिविंग विल भी होती है, हेल्थ केयर प्रॉक्सी भी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सॉरी। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। इनएनिमेट का मतलब होता है एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग जैसे होल्डर या फिर जैसे दरवाज़ा खोलने का होल्डर होता है या फिर सीढ़ियों को जो पकड़ के उतरते हैं, लिफ्ट का कुछ भी बटन वगैरह, तो ये आपका कांटेक्ट कर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का कराता है, तो इसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं फोमाइट। फोमाइट का मतलब होता है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि आपका इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखता है एंड रिजर्वायर होता है साइट का जो कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है एंड आप जाते हैं और टच कर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं जो जनरल प्लेसेस हैं उनको चीज़ों को छूना नहीं है और छूने के बाद हैंड वॉश करना है, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ इन्फेक्शन डू द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स बिगिन टू मल्टीप्लाई, किस स्टेज में जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड फेमस है, इसी में ये इंक्यूबेट मतलब रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो इन्फेक्टिव ऑर्गन्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, ठीक है। ए पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज, पार्शियली मतलब हल्का, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब चोक्ड है एयरवे, हल्का सा पूरा नहीं, इज क्लिनिकली मैनिफेस्टेड इन द फॉलोइंग वेज, डिस्फेजिया, नॉइजी लेवर्ड ब्रीदिंग, नेल्ड एंड लिप साइनोसिस। तो इसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे ये पूछा गया है। तो इसमें आपको नॉइजी एंड लेवर्ड ब्रीदिंग होगी एंड लेबर्ड एंड सॉरी नेल्ड एंड लिप साइनोसिस होगी, ठीक है। इसमें डिस्निया होगा, डिस्फेजिया नहीं हो, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैंड हाइजीन एंड स्किन केयर आर करेक्ट एक्सेप्ट, सभी करेक्ट हैं, एक गलत है। हैंड शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट एग्जामिनेशन, faucets should be opened and closed with paper towels, hands should be smooth and free from chapping, any cracks or abrasions should be left uncovered to facilitate healing। तो कोई भी क्रैक्स या एब्रेजन है उसको अनकवर्ड नहीं छोड़ना है, यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सही है। हैंड शुड बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम चैपिंग होनी चाहिए, faucets should be opened and closed with पेपर टॉल्स एंड हैंड शुड बी क्लीन करने चाहिए ईच पेशेंट्स के बाद बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट concepts of good body mechanics during patients lifting और moving एक्सेप्ट, सभी जो ऑप्शंस हैं करेक्ट हैं, कंसेप्ट हैं गुड बॉडी मैकेनिक्स के ड्यूरिंग पेशेंट लिफ्टिंग या फिर मूविंग, एक्सेप्ट क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देख लेते हैं, रेडियोग्राफर्स शुड स्टैंड विथ फीट अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस अपार्ट एंड विथ 1 फुट स्लाइटली फॉरवर्ड, तो ये ठीक है। रेडियोग्राफर को स्टैंड करना है विथ फीट अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस अपार्ट एंड with 1 foot slightly forward and body's center of gravity should be positioned over its base of support, जो बॉडी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो कैसे होनी चाहिए, पोजिशन होनी चाहिए ओवर इट्स बेस ऑफ सपोर्ट एंड आपका बैक शुड बी केप्ट स्ट्रेट एंड अवॉइड ट्विस्टिंग
व्हेन कैरिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट होल्ड इट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये आपका गलत होगा। अवे से आप होल्ड करेंगे तो नहीं होगा, यू हैव टू होल्ड फ्रॉम नियर। ओके। When a patient arrives in a radiology department with a urinary Foley catheter bag, it is important to, क्या important है, place the drainage bag above the level of bladder, तो ये गलत है आपका। Place the drainage bag at the same level of the bladder, ये भी नहीं होता है। Place the drainage bag below होना चाहिए हमेशा level of the bladder से। And clamp the Foley catheter, तो फोलेस कैथेटर को क्या क्लैम्प करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हमेशा जो बैग होता है ड्रेनेज बैग वो बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर होता है। सो व्हेन ए पेशेंट हैविंग वन स्ट्रॉन्ग साइड एंड वन वीक साइड इज बीइंग असिस्टेड ऑन टू एक्सरे टेबल, द रेडियोग्राफर शुड, तो रेडियोग्राफर को इस केस में क्या करना है ये पूछा जा रहा है। स्टार्ट विद द वीकर साइड क्लोजर टू द टेबल, स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गर साइड क्लोजर टू द टेबल, तो आपको जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको क्लोज रखना है टेबल के, ना कि वीकर साइड, ठीक है। ऑलवेज यूज 2% लिफ्ट, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लिफ्ट द पेशेंट केयरफुली ऑन टू द टेबल, केयरफुली है बट ये इस रिस्पेक्ट में इसने पूछा नहीं है तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एंड पॉसिबल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम दैट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए वार्म फ्लस्ड फीलिंग, अल्टर टेस्ट, रैश एंड हाइव्स, तो इसमें पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स पूछे हैं। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया दिया गया है पेशेंट को आईवी से, तो बाकी सब होंगे एक्सेप्ट क्या नहीं होगा आपको ये पूछा है। बाकी इफ़ेक्ट आएंगे, क्या इफ़ेक्ट नहीं आएगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको वार्म और फ्लस्ड फीलिंग आ सकती है, अल्टर टेस्ट का कोई सीन नहीं है, रैश एंड हाइव्स हो सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको पूछा जा रहा है वेट, इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए रैश एंड हाइव्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रैश एंड हाइव्स आपका अलग चीज़ हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा 3 ओनली। अल्टर टेस्ट हो सकता है समटाइम्स, इसकी वजह से टेस्ट अल्टर होता है, ठीक है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ब्लड प्रेशर रीडिंग 145/75 मिलीमीटर एज, व्हाट डज 75 प्रेजेंट, 75 का क्या मतलब है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का होता है, ठीक है। इन द फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू, फेज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू एंड हायर देन एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो द फेज ऑफ रिलैक्सेशन एंड कार्डियक मसल टिश्यू, देखो 145/75 में ये आपका 45 सिस्टोलिक है एंड ये 75 डायस्टोलिक, 145 सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक मतलब कि जबकि हार्ट पंप करता है एंड 75 जबकि रिलैक्स करता है, तो आपका फेज ऑफ रिलैक्सेशन है कार्डियक मसल टिश्यू का 75 एंड कॉन्ट्रैक्शन का टाइप ये होगा आपका 145 एंड ए हायर देन एवरेज डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। फैसिमल ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन इज, तो ये पूछ रहा है आपका सो नॉट परमिटेड एंड आपका परमिटेड फॉर अर्जेंट नीडेड पेशेंट केयर, परमिटेड फॉर थर्ड पार्टी पेयर हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेशन। सो फैसिमल ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या होता है, परमिटेड फॉर अर्जेंटली नीडेड पेशेंट केयर एंड परमिटेड फॉर थर्ड पार्टी पेयर हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, इसमें आपका ये है एंड फैसिमल का देख लेते हैं। फैसिमल का मतलब होता है
हेल्थ इन्फॉर्मेशन इज कन्वीनियंट बट शुड बी यूज्ड ओनली टू एड्रेस इमीडिएट एंड अर्जेंट पेशेंट नीड्स। मतलब कन्वीनियंट तो है, लेकिन ये आपको यूज किस लिए होगा, अर्जेंट एंड इमीडिएट पेशेंट्स ज़रूरत के हिसाब से जो होता है उसको फैक्सिमल ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ बोलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ इंटेंशनल मिसकंडक्ट इंक्लूड। इंटेंशनल मिसकंडक्ट में आपका क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो स्लेंडर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंस। तो आपका इंटेंशनल जो होता है वो स्लेंडर होता है एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होता है। नेग्लिजेंस तो नाम में ही है कि अनइंटेंशनल है वो ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 and 2 ओनली। ठीक है, सो यहाँ से हमारा ये फिनिश होता है। आप इसको रिवाइज कीजिए एंड इसके अलावा आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि एस्पिरेंट एक चैनल है या ऐप है, उसमें आपका कोर्सेज भी हैं एंड टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं वो लोग। अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिवाइज कीजिए। एंड माई सेल्फ मीनू, एंड मैंने एम्स में और KGMU के एग्ज़ाम में, LHMC में, एम्स जम्मू में कई जगह रैंक लाई हुई है, सेलेक्ट हो रखी हूँ, तो आप लोग को एक सही गाइडेंस मिलेगी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर एंड कीप रिवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉक टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है।